नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल पेमेंट जो कि कई गुना बढ़ चुका है लॉकडाउन के चलते, लेकिन इसके खतरे भी कुछ हमारे सामने आए हैं। और खासतौर पर अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, उनको लेकर कई सारे ऐसे मामले सामने आए जब डिजिटल पेमेंट के जरिए उनके साथ फ्रॉड की घटनाएं हुई हैं या कुछ असफल प्रयास भी हमारे सामने आए हैं। तो आज समझेंगे कि लॉकडाउन के बीच में जो बुजुर्ग लोग हैं वो डिजिटल पेमेंट में क्या हिदायत बरतें, किस तरीके से सावधान रहें, और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है या फिर किसी फ्रॉड का वो शिकार हो जाते हैं तो उनके पास रास्ता क्या है, किससे संपर्क करें, कहां पर अपनी बात या शिकायत रखें। और इसे समझने और समझाने के लिए हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान हैं। हमारे साथ के विश्वनाथ हैं, चीफ रिस्क ऑफिसर हैं एनपीसीआई से। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ कनिका सेठ हैं, सीनियर एडवोकेट हैं साइबर लॉ की। कनिका, बहुत स्वागत आपका। और अनुपमा दत्ता हैं, हेड हैं एडवोकेसी हेल्पेज इंडिया से। मैम, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में कनिका आपसे करना चाहूंगा क्योंकि आप साइबर लॉ के मसलों को देखती हैं। किस तरीके से पिछले लॉकडाउन जब से शुरू हुआ तब से अब तक मामलों की संख्या बढ़ी है, और क्या नए तरीके फ्रॉड की डिजिटल लाइन पर खासतौर पर बुजुर्गों को लेकर अगर मैं समझूं तो नजर आए हैं? जी, पिछले कई हफ्तों में हमने लॉकडाउन के टाइम देखा है कि बहुत सारे ऐसे साइबर क्राइम केसेस बढ़ गए हैं जो कि पेमेंट रिलेटेड हैं। अगर हम सीनियर पॉपुलेशन की बात करें, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे बिल्स पे करने हैं या उनको कोई रिचार्ज लेना है या कोई जानकारी प्राप्त करनी है, वो जब हम कंप्यूटर्स पे हैं या वो मोबाइल के ज़रिए से कर रहे हैं, ऐप्स के थ्रू ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे फेक लिंक्स हैं इस टाइम जो यूज़ कर रहे हैं साइबर क्रिमिनल्स, और फेक वेबसाइट्स हैं, फेक इंफॉर्मेशन पोर्टल्स भी बन गए हैं, यहाँ तक कि फेक वेबसाइट्स, डोनेशन वेबसाइट्स भी बन गए हैं, जहाँ अगर कोई सीनियर सिटीजन कोई डोनेशन देना चाहे, जैसे पीएम केयर्स रिलीफ फंड में, तो उसकी भी फेक बना दिए गए हैं ऐसे हैंडल्स जो कि गलत हैं, और उसमें एफआईआर भी दर्ज हुआ है। और कई ऐसे वेबसाइट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं जो कम्प्लीटली फेक और फिशिंग के जरिए के लिए बनाए गए हैं, जो क्रिमिनल्स ने बनाए हैं। 86% राइज देखा है हमने इस दौरान। जो एमएचए की रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं। और जहाँ तक कि मोडस ऑपरेंडी का सवाल है, तो जो जो तरीके हैं क्राइम करने के, सिर्फ फेक डोनेशन और फेक ऐप्स और साइट से ही नहीं हो रही, बट कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की वजह से हो रही हैं। एक मैसेज जो एसएमएस के जरिए आ रहा है या ईमेल के जरिए आ रहा है, एक फेक ईमेल से हो सकता है, एक फेक आईडी क्रिएट किया जा सकता है, फेक नंबर्स हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, और वो सीनियर सिटीजन से उनका ओटीपी ले लेते हैं। वो सीनियर सिटीजन से उनका जो पेमेंट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल या डेबिट कार्ड डिटेल है वो ले लेते हैं, और वहाँ से वो अनऑथराइज्ड डेबिट्स करे जाते हैं। तो इस तरीके के जो फिशिंग स्कैम्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इन दौरान। दत्ता मैम, क्योंकि अगर बुजुर्ग की बात करूं, और ऐसे में जब हम देख रहे थे कि वो घर के अंदर है, जाहिर है तमाम तरह की पेमेंट खरीदारी करना, और वो लोग डिजिटल पेमेंट का सहारा ले रहे थे। तो ऐसे में जिस तरीके से जो आंकड़े हैं आत्मा जी की, सबसे ज्यादा जो शिकार कोशिश की गई फ्रॉड करने की वो बुजुर्गों के साथ की गई है इस लॉकडाउन के बीच में। तो ऐसे में हम किस तरीके से देखती हैं जो तकलीफें सामने आई हैं, और खासतौर पर तमाम चेतावनी, हिदायत और अलर्ट के बावजूद क्या बुजुर्ग उस चीज को समझ नहीं पा रहे या समझने में दिक्कत हो रही है डिजिटल पेमेंट को लेकर? सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम हमेशा कहते हैं वो ये कि डिजिटल इंडिया तो हमने बना दिया, लेकिन उसके लिए बैक एंड के लिए हमने कोई तैयारी नहीं की। अगर हम ये देखें कि जो एल्डरली हैं और पर्टिकुलरली जो थोड़े से पुअर हैं या थोड़े से अनएजुकेटेड हैं, उनके पास कोई तरीका नहीं है ये जानने का कि कौन सी साइट फिशिंग है, कौन सी साइट, कौन सा एस देखना है और कौन सा पी देखना है। एंड मोस्ट ऑफ देम ये देखा गया कि वो अपने छोटे बच्चों के द्वारा ये सब काम करवाते हैं, जिनको भी उतनी समझ नहीं रहती इन सब चीज़ों की। तो जो मैसेजेस हमारे रहते हैं, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, जो कम्युनिकेशन रहती है, वो बहुत ही जेनरिक लेवल पे रहती है। ट्रेनिंग आपने कुछ करी नहीं, उनको पता नहीं है कि कैसे हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं अगर महिला हूँ और उतनी एजुकेटेड नहीं हूँ, तो मैं कहाँ जाके कंप्लेंट करूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ना तो रिड्रेस के लेवल पे कोई स्पेसिफिकली टारगेट किया हमने एल्डरली को, ना ही इंफॉर्मेशन के लेवल पे टारगेट किया उनको, और सिर्फ उनको कह दिया कि ओके यू आर ऑन योर ओन, नाउ मैनेज द वे यू वांट टू। एंड बहुत सारे केसेस आते हैं और बहुत सारे तो रिपोर्ट भी नहीं होते। कनिका, क्या वाकई
ये सीनियर सिटीजन फ्रेंडली नहीं है जो भी ऐप या ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट के हमने मोड तैयार किए हैं, या फिर जो मैं कहूँ कि ऑनलाइन सिस्टम हो या फिर पेमेंट तमाम गेटवे हैं? देखिए, ये जो आम जनता की बात करी जाए और स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन्स के बारे में अगर बात करी जाए, तो जो बैंक्स हैं वो शुरू से ही ये एडवाइजरीज इशू कर रहे हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने भी अपने साइट पे ये मतलब लिखा हुआ है कि क्या-क्या एडवाइजरीज हैं, कि किस तरीके से सावधानी बरतनी होगी कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। हम खुद एनजीओज़ इस पे, जैसे हमारी खुद की एनजीओज़ भी हैं, वो उसमें लगे हुए हैं जागरूकता फैलाने में। हमने काफ़ी ऐसे चर्चा करी है, वेबिनार्स किए हैं इस लॉकडाउन के दौरान, कि लोग इन सब चीज़ों से बचे रहें और इनकी झांसे में ना आएँ। और इस चीज़ के लिए जो cybercrime.gov.in करके जो पोर्टल है, नेशनल पोर्टल, वहाँ ग्रीवेंस रिड्रेसल हो रहा है, वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज हो रहे हैं, लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में भी चर्चा हो रही है कि हेल्पलाइन दिया गया है, 112 जो हेल्पलाइन है वो नेशनल हेल्पलाइन है, उसके ज़रिए आप ये कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो ये 2 बेसिक चीज़ें, प्लस जो HTTPS और जो एक लॉक सा सिंबल बन रखा होता है कोई भी एक वेबसाइट पे ऊपर, जो URL एड्रेस बार है, वहाँ पर देखते हुए ही कोई उस पे डाले, अगर अपनी पेमेंट की कोई भी डिटेल डालनी है, ऐसी ही साइट पे जो सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटेक्टेड होती है, HTTPS के साथ शुरू होती है, उस पे ही पेमेंट्स करें। साथ में OTP किसी से शेयर ना करें, किसी को अपना डिवाइस बिना जानकारी के किसी को ना दें कि कोई आइडेंटिटी थेफ्ट कर ले या कोई चीटिंग कर ले। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कुछ सेफ्टी टिप्स दिए जा रहे हैं, बैंक्स भी दे रहे हैं। बट ये मैं मानती हूँ कि जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है, और इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि एफर्ट्स भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं, फ्री सेशंस दिए जा रहे हैं इस चीज़ को जानकारी में इस चीज़ की बढ़ाने के लिए। तो ये एफर्ट्स जारी रहेंगे इस दौरान, पर हमें खासकर बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को लेकर के इस चीज़ को आगे बढ़ाना, उनको बताना बहुत आवश्यकता की ज़रूरत है उसमें, क्योंकि हम यंग पॉपुलेशन और जो कहते हैं कि बुजुर्ग लोग हैं, जो स्पेसिफिकली जिनके पास कोई और साधन नहीं है पेमेंट्स करने का, बिजली के बिल देने का या टेलीफोन के बिल देने का, सबसे ज़्यादा उन लोगों को इफेक्ट कर रहा है, सबसे ज़्यादा वही उसे यूज़ भी कर रहे हैं। विश्वनाथ सर, 2 चीजें हैं, क्योंकि जब हम अगर हम मोबाइल के थ्रू आजकल ज्यादातर पेमेंट हम कर रहे हैं, ऐसे में अगर कोई ऐप है जिसके थ्रू हम खरीदारी कर रहे हैं बुजुर्ग लोग, या फिर कोई पेमेंट है, अगर बिजली के बिल हैं या फिर दूसरे कोई किसी भी तरीके के बिल हैं, यहाँ पर भी काफी ज्यादा खतरे हैं और काफी ज्यादा फ्रॉड के मामले आए हैं। जैसे कनिका ने कहा, बिल्कुल ठीक है कि हम जब उसको डाउनलोड करते हैं, पेमेंट मोड पर जाते हैं, तो कई सारी नियम शर्तें आती हैं, लेकिन एक फितरत मैं कहूं कि इंसान की होती है कि जब हम फॉर्म देखते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, उसको पढ़ते नहीं, एक्सेप्ट करके और अगले मोड पर चले जाते हैं। ऐसे में खतरा और बढ़ जाता है। रास्ता क्या है, बचें कैसे? See, Kavinder ji, 95% of the frauds which happens on the cyberspace can be prevented if the OTP is not shared. So today, the main reasons for most of the frauds on the cyber claim, ये 2 चीज में होता है। एक, पहले ये OTP sharing के वजह से होता है, और दूसरा, if they want to take some help or assistance, they go and find out the contact number from Google, हेल्पलाइन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर गूगल से सर्च करके वो पता they just take that. So most of the times when you do that, you get some fraudulent numbers. You don't know whether you are speaking to a genuine person. So most of this can be avoided if these 2 things can be shared. So in NPCI, what we have been doing is we have been doing a lot of customer awareness campaigns, because that is the only way we can prevent this. And one important thing which we are very clearly saying is, if you are using a PIN or an OTP, it means that your account will be debited. Because what happens is, lot of social engineering calls hota hai. So in that they say that you give this, you share this, you will get money. That is not the case. The moment you input the PIN or the OTP, the money gets debited from your account. That is the message which we are trying to convey to people. एक चीज जो लॉकडाउन में भी देखिए विश्वनाथ जी, KYC, बैंक भी अपने मैसेज भेज रहे हैं कि आपका KYC इनकम्प्लीट है, आप करा लीजिए। उसके लिए आपको एक लिंक आ रहा है, उसको आपको सबमिट करना है। उसी से जुड़े फ्रॉड भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बैंक प्रोसेस अपना रहा है और जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं, वो उसी रास्ते को कहीं
साइट से अपनाने की कोशिश करते हैं। तो दोनों में फर्क करना किसी बुजुर्ग के लिए बहुत मुश्किल है, कैसे बचेंगे? So that is always a challenge. So most of the banks do not send this links. The reason for the KYC updation aspect, what you said, is now taken only inside the mobile banking apps of the bank. So आपके पास जो बैंक का मोबाइल बैंकिंग ऐप है, so you go inside that app, only then a pop-up comes saying that you can complete your KYC or update your KYC. Banks do not send this SMSs sending you click this link and update your KYC. वो सब बंद हो चुका है अभी तक. So now no banks are doing those things. If you have to update your KYC, you have to just go inside the mobile app and then update. And if you have any issues in all the mobile apps of the bank, there is a customer service number available. You contact that number and don't take the number which is available on the internet. Google से जाके if you just take that number, you don't know whom you are actually speaking to. And one important item which I would want to say is specifically for senior citizens, let them identify the genuine website or genuine link of the bank app and add it to their favorites. Okay, because each time when they are typing, there are a lot of apps in the Google which is lookalike of a genuine bank link also. So they sometimes get defrauded. So जो genuine bank link है उसको favorites में अभी आपने add किया तो each time you need not go into that. You can just go into the favorites icon and just click the link. That will kind of help in preventing a lot of cyber frauds. एक चीज और कहना चाहूंगी रविंदर जी के इसमें QR कोड स्कैनिंग के जरिए से भी बहुत फ्रॉड हो रहे हैं. जो भी एप्स हैं, पेमेंट वॉलेट्स हैं, उसमें जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं उसमें वो कहते हैं कि QR कोड शेयर कर लीजिए. और जब QR कोड शेयर कर लिया जाता है उसमें स्क्रीन पे आएगा कि पे 25,000 रुपीज सपोजिंगली ऐसा है. तो वो जैसे ही उसको ओके करते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि पेमेंट उनको मिल रहा है. सपोजिंगली वो उन्होंने कोई ऐड दिया हो साइट पे और वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक के जरिए से उसको पेमेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लिख रहा है कि पेमेंट उनको मिलेगा बट सीनियर सिटीजन की वॉलेट से पेमेंट निकल गया. तो ये QR कोड स्कैनिंग फिशिंग रैकेट्स हैं. और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बैंक अलर्ट्स लगाना, क्योंकि अगर आपका बैंक अलर्ट नहीं लगा और 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं है तो जैसे OTP आपने शेयर किया वो सब चला जाएगा. तो अमाउंट्स जो है अनऑथराइज्ड डेबिट्स हो जाएंगे अकाउंट्स. मैडम आपने जो ये QR कोड का फ्रॉड बोल दिया ना, so इसीलिए just to counter that, what we have kind of mandated to all the banks is that a message will be flashed in the screen saying that if you click this and if you submit this, your account will be debited. Because people think that they will be getting the money, but actually the money will be going out of their account. So we have mandated saying that this message should say that on entering your PIN, your account will be debited now. So that we are putting it very boldly. We have mandated all the banks to get this done. So जो RBI एक चीज और कनिका ने कहा, जो भी मोबाइल वॉलेट है उसमें काफी ज्यादा हेराफेरी है और वहां पर कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों का जो डेबिट हो गया पैसा, जो चला गया, जो फ्रॉड हो चुका है, उसको वापस लेना एक बड़ा चैलेंज दिखता है. चाहे वो कई सारी मर्चेंट की साइट्स हो या उनकी ऐप हो या फिर दूसरे मैं कहूं की पोर्टल्स हो. अब सवाल ये उठता है कि अगले कदम पे अगर किसी बुजुर्ग के साथ ये घटना हो जाती है कनिका, तो कानूनी तौर पर रास्ता क्या है? शुरुआत वो कहां से करे और कहां का दरवाजा खटखटाए? देखिए, अगर तो क्रेडिट कार्ड के जरिए से हुआ है तो चार्जबैक भी कई बार पॉसिबल हो जाता है, दैट इज वन वे. बट अगर आपका अकाउंट जैसे आपने खुद OTP शेयर कर लिया, वहां थोड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आपने वॉलंटरीली अपना कोड दिया है तो उसमें दिक्कत है. तो चीटिंग का केस तो बनता है. इस केस में तो आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे. एक अथॉरिटी है अपने IT एक्ट के अंदर जिसमें एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पावर है कि अनऑथराइजली कोई अगर आपके अकाउंट को पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड पिन वगैरह की लॉगर डाल के ले लेता है या मैलवेयर डाल के ले लेते हैं, तो उस केस में आप अनऑथराइज्ड डेबिट के लिए सेक्शन 43 में आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑफिस से, जो कि आज की डेट में सेक्रेटरी IT ऑफ एवरी स्टेट है. तो अगर आप कॉम्पनसेशन लेना चाहें तो वहां से भी ले सकते हैं. बैंक से भी आप पहले बोल सकते हैं कि ये या तो सर्वर के एंड पे हैकिंग हुई है, अगर तो सर्वर रिलेटेड है और लोगों को भी इफेक्ट किया गया है, या पर्टिकुलरली उन्हीं को टारगेट किया गया है और उन्होंने परमिशन नहीं दी और सपोजिंगली उन्होंने परमिशन नहीं दी और फिर भी डेबिट हुआ है,
वो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। कई बार उन्होंने बैंक अलर्ट के लिए रजिस्टर कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उनके पास अलर्ट आया है तो इमीडिएटली उन्होंने इन्फॉर्म किया है और उसके बाद भी डेबिट्स हो रहे हैं या नहीं, तो बहुत सारी सिचुएशंस देखी जाती हैं इस चीज़ को देखते हुए। क्या ये सर्वर लेवल अटैक है या ये बैंक के एम्प्लॉय के साथ उन्होंने इनसाइडर एम्प्लॉय ने मिलकर फ्रॉड किया है, क्या टारगेटेड अटैक ऑन 1 पर्सन है या ज़्यादा लोगों पे है, और क्या जो जिस इंसान के डेबिट हुआ है उसने बाद में भी इन्फॉर्म कर दिया, जैसे ही इन्फॉर्म कर दिया उसके बाद भी डेबिट हो रहा है। ये सारे सिचुएशंस को देखते हुए डिपेंड करता है हम क्या क्या लीगल रिकॉर्स ले सकते हैं, बट कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है और क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाली जा सकती है। अनुपमा जी, दो चीजें मैं समझना चाहूंगा आपसे कि अगर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूं, क्योंकि एक बड़ा रिस्क ये भी है कि पेंशन को लेकर उनके पास फर्जी मेल, एसएमएस या ओटीपी को लेकर मैसेजेस आते हैं, और बहुत बार ऐसी सलाह गवर्नमेंट की ओर से एनजीओस देते रहते हैं कि आप अपने अकाउंट अलग अलग रखिए। क्या ये आसान रास्ता है या मुश्किल है? क्योंकि कई बार एक ही अकाउंट लिंक होने से खतरा बढ़ जाता है और फ्रॉड होने पर ज्यादा पैसे आपके जाने के खतरे भी रहते हैं। इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं कविंदर जी, क्योंकि अगर सीनियर सिटीजन सिर्फ अपने स्पाउस के साथ रह रहे हैं तो फिर उनका एक बैंक ऑपरेट करने का एक अपना तरीका रहता है। अगर फैमिली के साथ रहते हैं तो एक अलग तरीका रहता है। फिर कभी कभी वो खुद कॉन्फिडेंट नहीं होते अपना बैंक अकाउंट पूरी तरह से चलाने के लिए, तो वो किसी की मदद लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे various situations are there in their lives which makes it very complex. But again I will say the same thing कि how is it, जैसे पैनलिस्ट ने बोला कि बैंक्स जो है वो आपको बताते हैं कि what to look for, how to look for, लेकिन ये मैसेज जो है वो how is it getting communicated to the elderly people, ये मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। जो आपने बताया कि लॉ में ये प्रोविजन है, वो प्रोविजन है, कितने मुझे भी नहीं पता होगा। तो forget about people who are like poor and otherwise और उनके साथ ही फ्रॉड ज्यादा होता है। फ्रॉड मेरे और आपके साथ बहुत कम होगा क्योंकि हम पहले एक दो बार में जान जाएंगे कि ये फ्रॉडुलेंट डील है। लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं या जो पुअर सेक्शन के लोग हैं, पर्टिकुलरली विमेन, आई वांट टू से विमेन लिविंग अलोन, मेन लिविंग अलोन, उनका एक सर्टेन माइंडसेट होता है। तो हाउ इज द सिस्टम डीलिंग विद देम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुझे नहीं लगता कि रिड्रेस सिस्टम हमारा इतना एफिशिएंट है कि वो एल्डरली की बात सुनता है। आपने इतने सारे प्रोविजन बता दिए, लॉ में है, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। सेक्रेटरी के पास ये मैंने खुद अपने कानों से सुना कि पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करती, बोलती है 5,000 रुपए के लिए मैं आपके लिए टाइम खराब करते बैठूं। बट नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जिस महिला के 5,000 रुपए चोरी हुए हैं उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सेंसिटिविटी हमारे वर्कफोर्स में भी नहीं है। वहां पे सब जगह प्रॉब्लम है कि बैंक ने बोल दिया हाँ हमने अपने यहाँ पे पट्टी लिख के लगा दी, आप पढ़ लो कि ये आपको नहीं करना है, एडवाइजरी है, ओटीपी मत इशू करो। आई वांट टू आस्क पीपल कि क्या जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो इतने सिंपल तरीके से पूछता है? तो आप कैसे उनको प्रिपेयर कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ व्हाट मैसेज यू आर सेंडिंग, हाउ मच यू आर एम्फसाइजिंग दैट मैसेज, किस प्लेटफॉर्म से आप दे रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मैसेज किसको दिया? एक जनरल पट्टी लगा दी बैंक में, इज इट इनफ? यू टेल मी। देखिए कविंदर जी, एक पीडीपी बिल भी आ रहा है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जो हमारे चर्चा में चल रहा है, अभी इस टाइम पाइपलाइन में है। बट क्या इंफॉर्मेशन एक कॉर्पोरेट ले सकता है, किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज होगा? जब हम जनरल चर्चा प्राइवेसी प्रोटेक्शन और पर्सनल डेटा की करते हैं तो इंडिया में लॉज आ रहे हैं जो उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और अभी भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो बॉडी है, अगर एक बैंक नहीं सुनता, रिड्रेसल नहीं देता सीनियर सिटीजन को, तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी है। आरबीआई की रेगुलेशंस अबाइड करी हैं, नहीं करी हैं, ये सब चीज़ों की जांच पड़ताल हो सकती है। अगेन पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं, cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट लिखी जा सकती है। कॉम्पनसेशन अगर नहीं दिया जाता, कंप्लेंट डालिए बैंकिंग ओम्बुड्समैन में। विश्वनाथ जी, जो बात अनुपमा जी ने कही, मैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि क्या बैंक, ऐप कंपनियां या फिर मर्चेंट साइट्स ये सिर्फ एक वार्निंग या अलर्ट जारी करके अपने, मैं कहूं कि ड्यूटी को पूरा मान लेती हैं? जो पब्लिक है वो इतनी अवेयर नहीं है, हम सब जानते हैं। तो क्या कहीं जो हमारा डिजिटल सिस्टम हमने लागू किया उसको
सीनियर सिटीजन फ्रेंडली नहीं बनाया गया, वो नहीं है, ये मानना पड़ेगा। और उसको सीनियर सिटीजन फ्रेंडली बनाने के लिए क्या हमें कुछ कदम उठाने होंगे? See, the only step which needs to be done is customer awareness. So there is no second guessing on that. Yes, we need to do much more than what we are doing today. More and more customer awareness needs to be done, and it has to be done in a way that it actually reaches them. Okay, so in all our messages, so we have our own campaigns through TV, to radio, through various other means like posters and this all those stuff. There are just 4 or 5 points. If the senior citizens, not any citizen, if they just take care of 4 or 5 key points, then most of the fraud can be prevented. This is what we are trying to again and again do through various campaigns. Yes, I understand and I agree with Anupama ji that we need to do even more campaigns than what we are currently doing. And of course, like what Dr. Karnika said, there are options available such as banking ombudsman, etc., where it's extremely pro customer and customer friendly, and if any of the banks are found to be lagging in their duty in terms of investigation or compensating the customers, the BOs step in. Just the 4 points which I want to reiterate as key takeaways or key messages which has to go. First is that the customers have to update their mobile number in the bank records. Many of the customers don't do that. So this is the most important item, because through this only you get all the SMSs, messages, etc. And so you will be immediately notified if something is happening in your account. The second thing which you need to do is, if you are using a card, you have the option to block your limits, domestic limits, international limits. You have the option to block those limits. So that is in your control. So that customer needs to be aware of, and they can do that. Third thing is, don't believe those too good to be true offers, jo lottery schemes hai, wo hai. So don't do all those things. Be aware that if the account number, the OTP is shared, the money will go out of your account. So be very clear about that. The last and most important point is that be aware as to what are the means and methods through which you can inform if there is an issue. So RBI is mandated, and all the banks have also implemented. You can block your account through SMS, through a call center which has been traditionally available for a long time, through interactive voice response, through all the mobile apps, and through the banking websites. You have the option to block your accounts. So all these facilities are also made available, which customers should be made aware of, that these things are available at their end. So these are the few things which I think, if we need to we need to focus more on awareness on these aspects, then I think this will go a long way in reducing cyber frauds. I will just like to add 2 points to what Vishwanathan ji has just shared with us. Basically, one is that HTTPS, if they're using a website to make payments, then the HTTPS lock should be there. Always remember the name of the bank rather than going to a Google and then searching a website of the bank and then paying monies through there. Thirdly is that they need to obviously keep their limits low in terms of credit card, or use one account where they have a minimum a short balance there to make these regular payments, and only expose that bank account for making all the payments. Then next is, yes, going for a 2-step verification, because that is important as well, and having the those numbers as alerts. You have to have that registered number with the bank, and also their address details. So not to share OTP. Now these are the usual I would say parameters and best practices one can adopt. एक सवाल जो कि कॉमन सवाल है बहुत सारे दर्शकों का, वो लिखते हैं कि हमारे पास हर चौथे दिन फोन कॉल्स आते हैं कि आपकी ये अकाउंट नंबर है, हमें पैसे ट्रांसफर करने हैं। वो लोग ये भी कहते हैं कि हमने साइबर क्राइम से लेकर लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कई बार इन्फॉर्म किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या करें वो? देखिए, जो अगर इस तरह की फिशिंग कॉल्स आ रही हैं, तो जो एक तो ये जो नेशनल हेल्पलाइन है वहाँ पर दर्ज करा जा सकता है इसके बारे में रिपोर्ट, और जो cybercrime.gov.in है वहाँ पर भी लिखा जा सकता है, और सर्टेन का भी जो है हैंडल है, जो वेबसाइट है, वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली cybercrime.gov.in में अगर रजिस्टर करी जाए इस तरह की कंप्लेंट, ये एक तरीका है, क्योंकि पुलिस के पास एक ये प्लेटफॉर्म है जो नेशनल जो क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ से सारे पुलिस स्टेशन कनेक्टेड है।
तो अगर जैसे ही यहाँ रिपोर्ट चली जाएगी तो वो उसे फिल्टर आउट कर सकते हैं कि और कहीं से ये रिपोर्ट्स आ रही है, तो उसकी ट्रैकिंग हो सकती है, क्रिमिनल को पकड़ा जा सकता है, क्योंकि ये 4, 5, 10 नंबर्स यूज करके ये सारा रैकेट फैलाते हैं। विश्वनाथ सर, दिक्कत ये है कि अवेयर होना एक अलग चीज है, लेकिन अगर क्राइम हो रहा है और बार बार परस्यू करने की कोशिश कर रहा है, उसके खिलाफ जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, और मुझे लगता है कि स्थानीय पुलिस या फिर जो सिस्टम है वो साइबर क्राइम को बहुत हल्के में लेता है, उसको तवज्जो नहीं देता। No, but things are changing. It's not like people are not taking this seriously. There are, as Kanika ji said, people, banking ombudsman is there, so which kind of passes orders, and most of these orders are pro customers, and Ministry of Home Affairs is taking all these complaints very seriously. So there is a lot of interaction which happens. Might be most of these are not available in the public domain, or public is not able to see some of these things, but I can assure you that a lot of steps government is taking and a lot of efforts are actually being done on this front. This cybercrime.gov.in is one step in that, in that direction. So where, till now going to a police station, filing a complaint, etc., was very difficult. Now all you need to do is register your complaint on this portal, and they are connected to all the police stations across the country. So your job becomes much more easy. हमारा जो CCTNS सिस्टम है ना, वो भी कनेक्टेड है। देखिए, सारी क्राइम एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम, और तो इससे भी फर्क पड़ रहा है कि कैसे, कौन से क्रिमिनल्स ये रिपीट ऑफेंसेस कर रहे हैं, किस एरियाज में कर रहे हैं, उनको ट्रैक करना आसान हो रहा है। एंड ये टेक्नोलॉजी को यूज करके हमारी जुडिशरी भी एक नेशनल जुडिशियल ग्रिड बना दिया गया है, तो वहाँ पर भी वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से। जो ये तरह की क्राइम रिपोर्ट्स हैं उनको कोलेट करके स्टडी किया जा रहा है। अनुपमा जी, एक आखिरी में चाहूंगा आपका कमेंट, कोई सुझाव जो कि सिस्टम को ज्यादा मजबूत कर सकता हो और मैं कहूँ कि सीनियर सिटीजन फ्रेंडली हो सकता हो। कविंद्र जी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आप फोकस्ड कम्युनिकेशन करिए। जो मैसेज आप देना चाहते हैं, अगर आप 4 मैसेज देना चाहते हैं तो वो 4 ही मैसेज आप दीजिए, और लेकिन एल्डरली से बात करिए डायरेक्टली, उसको एक जेनरिक मैसेज ना बनाएं। आप वेबिनार करोगे तो सिर्फ वही आपके पास आएगा जिसके पास जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम की फैसिलिटी है। जिसके पास जूम नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, वो आपके पास नहीं आएगा, और उसी के पास क्राइम होता है जिसका क्राइम रिपोर्ट भी नहीं होता। दूसरी बात ये कि जैसा आपने भी बताया कि मेरे पास कॉल आता है, एक फ्रॉडुलेंट कॉल, जिसे मैं समझ लेती हूँ कि फ्रॉडुलेंट कॉल है, मैं पुलिस को आगाह करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन पुलिस उसको रजिस्टर नहीं करती, और मुझे इन सम केसेस ये बोलती है कि जब हो जाएगा तो आना। उसके बाद माई कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम, मैं जो सीनियर सिटीजन हूँ, जो मैं ऑलरेडी वल्नरेबल हूँ, मेरे को क्या कॉन्फिडेंस है सिस्टम में, इट गोज अ लॉन्ग वे टू शो। बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, वो कहते हैं कौन ये चक्कर में पड़ेगा, और ये वेबसाइट में जाके कितने लोग अपनी कंप्लेंट डाल पाएंगे, मुझे बताइए। मैंने आपसे जो पहले 3 एग्जाम्पल बताए थे वो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स थे। डू यू थिंक चिल्ड्रन हैव द एबिलिटी टू गो एंड रिपोर्ट अ क्राइम on the website? Do you really think that? So your solutions are only going up to a certain level. Beyond that, these are useless and they don't serve any purpose. तो आप जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम करें तो हमेशा सोचे कि लास्ट माइल को मैं कैसे इसमें टारगेट कर दूं। मैं एक मिनट में ये कहना चाह रही थी, अनुपमा जी की कंसर्न्स वैलिड हैं। मैं ये कह रही हूँ कि इस पे जो पॉलिसी जो है बनानी चाहिए, जैसे RWAs हैं। अब हमारे यहाँ पंचायती राज सिस्टम अर्बन प्लेसेस में तो नहीं है, लेकिन RWA हर जगह है। अगर RWA के इनिशिएटिव ले ले, या कोई गवर्नमेंट बॉडी जैसे म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, उसी तरीके से कोई एक सेंट्रिक अथॉरिटी हो जो इन सीनियर सिटीजन्स को ना तो सिर्फ अवेयरनेस फैलाए, बट उनकी कंसर्न्स को पुलिस तक पहुंचाने में मदद करे। इस तरीके की इस वक्त चैलेंजेस हैं और जो मामले सामने आ रहे हैं वो चिंताजनक हैं, और समझना होगा कि जो सिस्टम है डिजिटल पेमेंट का, वो सीनियर सिटीजन फ्रेंडली होना चाहिए। अवेयरनेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए, और जब कोई शिकायत चाहे वो पुलिस के पास जाए या साइबर क्राइम सेल के पास जाए, उसको उतनी ही गंभीरता से लेते हुए त्वरित उसका निपटारा करे, और उस शोषित या फिर पीड़ित व्यक्ति तक जरूर बताए कि उसमें क्या हुआ है, और ये काम तेजी के साथ हो। तभी हम भरोसा जगा पाएंगे, और शायद सीनियर सिटीजन जो डिजिटल पेमेंट है उसका लाभ ज्यादा अच्छी तरीके से ले पाएगा। आप तीनों बहनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।